See, in this lecture we will be studying about Robert K. Merton's functional paradigm, right? तो functional paradigm इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि पैराडाइम क्या होता है। सी पैराडाइम क्या है? मर्टन अब ये एक ऐसी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देंगे और गाइड करेंगे कि सोशल रिसर्चर को फंक्शनल एनालिसिस कैसे अप्रोच करना चाहिए, फंक्शनल एनालिसिस उसको कैसे करना चाहिए, राइट? तो देयर इज अ पैराडाइम, ही विल गिव अ सर्टेन पैराडाइम, राइट? मतलब आपके रिसर्च में क्या है, क्या क्या स्टेप्स, राइट, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करोगे आप, ठीक है, रिसर्च करते हुए, और कौन कौन से रिसर्च या फिर कंसेप्चुअल टूल्स यूज करोगे, ठीक है, या फिर कौन कौन सी आप थियोरिटिकल अजम्पशन, राइट, आपको कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी बेस, राइट, सम थिंग्स, ये अजम्पशन या फिर कुछ थियरीज जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, राइट, उनको आपको यू हैव टू बी कंसिडर देमसेल्व्स ट्रू और उनको बेस बना के अपना क्या है फंक्शनल एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट? सो यहां से क्या करना चाहते हैं, देयरफॉर फंक्शनल एनालिसिस से क्या करते हैं मर्टन, ही वांट्स टू गाइड, राइट, वो गाइड करना चाहते हैं, वो एक पाथ दिखाना चाहते हैं कि आप इस पैराडाइम का यूज करके, राइट, ये स्टेप्स फॉलो करके, ये प्रोसीजर्स फॉलो करके, ये रिसर्च और कंसेप्चुअल टूल्स यूज करके, राइट, थ्योरेटिकल अजम्पशंस लेके क्या है, ही वांट्स टू गिव और ही वांट्स टू प्रोवाइड राइट, प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मेथडोलॉजी कि आपको क्या, हाउ टू डू फंक्शनल एनालिसिस, हाउ टू कैरी आउट फंक्शनल एनालिसिस इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, राइट? नाउ व्हाई इज ही डूइंग दिस, राइट? द क्वेश्चन इज व्हाई इज ही डूइंग दिस? किस चीज ने मर्टन को मोटिवेट किया ये फंक्शनल पैराडाइम क्या है और ये मेथडोलॉजी डिवाइस करने के लिए किस चीज ने मोटिवेट किया, राइट? नाउ मर्टन, राइट, मर्टन ही वांटेड टू बी सेड कि रिफॉर्मुलेट, he wanted to reformulate or modify, right, he wanted to reformulate or modify what, he wanted to reformulate or modify functionalism, functionalism को क्या है वो modify करना चाहते थे, right? ये हमने देखा था, and that is why this is his main motivation as to why he is providing a certain device, right, a theoretical device, a theoretical tool or a methodology which is the structural functional methodology। वो structural functional methodology है वो भी देखेंगे, because essentially what you are doing is you are doing functional analysis आप कर रहे हैं, right? हम देखेंगे क्या क्या इसकी फीचर्स है इस फंक्शनल पैराडाइम की, राइट? सो ही वांटेड टू रिफॉर्मुलेट और मॉडिफाई फंक्शनलिज्म, राइट, सो दैट इट कुड अकाउंट फॉर और गिव एन एक्सप्लेनेशन, राइट, एक्सप्लेनेशन दे पाए और अकाउंट कर पाए कि उसके क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस कर पाए, राइट? इट कुड अकाउंट फॉर और इट कुड अकाउंट फॉर और एड्रेस इट्स क्रिटिसिज्म्स, या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स,
राइट। और सबसे डीप असोल्ट इस पे हम बोल सकते हैं, और सबसे पेनिट्रेटिव असोल्ट और सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म किया था फंक्शनलिस्ट का वो किया था मार्क्सिस्ट ने, राइट, स्पेशली बाय मार्क्सिस्ट, राइट। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि जो फंक्शनलिस्ट हैं, दे कॉल फंक्शनलिस्ट एज who could not account for or capture or portray the conflict that is present in society, right? Conflict, contradictions, या हम बोल सकते हैं dialectics present in society, right? It could not account for social change present in society because वो बोलते हैं कि जो फंक्शनलिस्ट हैं दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट ऑर्डर, राइट। वो क्या है, दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट ऑर्डर, हाउ टू एस्टेब्लिश ऑर्डर एंड कंसेंसस, राइट। इक्विलिब्रियम कैसे बनाना रहे, ये उनका मेन फोकस है, राइट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो फंक्शनलिस्ट हैं उन्होंने उसका सिवियर क्रिटिक देते हुए बोला कि दीज आर basically they represent the orthodox or conservative ideology, right? ये क्या है, it promotes status quoism, right? मतलब status quo, do not change nothing, let the things which prevails continue, right? स्टेटस को मेंटेन करके रखे, जो है वैसे ही चलने दे, राइट, कोई चेंज ना हो, राइट। तो इन्होंने इसको ये भी बोला, इट इज सफर्स फ्रॉम, इट प्रमोट्स पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म, राइट। क्योंकि अगर आप कुछ चेंज नहीं चाहोगे तो एस्टेब्लिश जो पॉलिटिक्स है उसको आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हो, राइट। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म, और इसको इन्होंने बोला इट इज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शनरी अप्रोच, इट इज रिएक्शनरी अप्रोच, राइट। तो ये सारे इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया था इसका। नाउ पार्सन्स मर्टन वांट्स टू अकाउंट फॉर दिस, राइट। इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी थियरी के थ्रू क्या है, वो क्या करना चाहते हैं कि फंक्शनल पैराडाइम को क्या है, इसको क्या है एज ए मीन्स यूज करें, राइट। सोशियोलॉजिस्ट इसको मीन्स यूज करें, इसको रिसर्चर इसका मीन्स यूज करके, इसको यूज करके इस मेथडोलॉजी को, राइट, इस रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज करके क्या है, सो दिस इज एन मीन्स हाउ टू कंडक्ट फंक्शनल एनालिसिस। और इसका आउटकम क्या होगा, एंड, राइट, एंड क्या होगा, टू जनरेट मिडल रेंज थियरीज, राइट, टू जनरेट मिडल रेंज थियरीज। हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये कैसे कन्फ्लिक्ट को भी क्या है एड्रेस करता है, कि फंक्शनल एनालिसिस कैसे कन्फ्लिक्ट के साथ, कंसेंसस के साथ क्या है, कन्फ्लिक्ट को भी कैप्चर कर पाए रियलिटी, ठीक। टू जनरेट मिडल रेंज थियरीज, तो पर्पस क्या होगा, एंड क्या होगा, टू जनरेट मिडल रेंज थियरीज। और कैसे अचीव होगा, बाय फॉलोइंग द फंक्शनल पैराडाइम, राइट। सी पैराडाइम मैं ऑलरेडी पहले भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब मैंने आपको इनिशियली लेक्चर्स में व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, देयर इन आई टॉक्ड अबाउट थॉमस कुन, राइट, पैराडाइम ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, राइट, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। तो पैराडाइम क्या होता है, एक पैराडाइम फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी, एक था न्यूटोनियन बेस्ड पैराडाइम, न्यूटन ने अपनी थियरी दी थी फिजिक्स की, न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते थे, उस थियरी को कंसिडर किया गया ट्रू, उन्होंने इंपीरिकली जस्टिफाई भी किया था उसको, राइट। और उनके अजम्पशंस, राइट, उस थियरी को बेस लेके बाकी और भी काफी सारी थियरीज प्रपोंड की गई, जिन्होंने वो जो लॉज ऑफ मोशन दिए न्यूटन ने, उनको क्या है, ट्रू समझा। वहां पे क्या है, उस पैराडाइम में कुछ कंसेप्चुअल और रिसर्च टूल्स डेवलप हुए, राइट, कुछ आइडियाज डेवलप हुए, कुछ स्टेप्स और प्रोसीजर्स डेवलप हुए, उन्हीं का यूज किया गया बाकी साइंटिस्ट ने भी उस पैराडाइम में, राइट। देन आइंस्टाइन केम एंड ही सेड कि दिस पैराडाइम which is based on Newtonian methodology, which is based on Newtonian laws of motion, is cannot explain
द बिहेवियर ऑफ मैटर एट द पर्टिकुलेट लेवल, राइट, माइक्रोस्कोपिक लेवल, एटम बेस लेवल पे बिहेवियर नहीं, ये लॉज ऑफ मोशन वहां एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उन्होंने अपना ही पैराडाइम दिया कि दिस इज द conceptual tools, theoretical assumptions, research methodology that you should be using। तो वहां से क्या है, न्यूटोनियन फिजिक्स, राइट, श्रोडिंगर और बाकी ये जो क्वांटम मैकेनिक्स जो फॉलो कर रहे थे, ठीक। नाउ दिस इज पैराडाइम। तो इस पैराडाइम की हम क्या है, वेरियस फीचर्स पढ़ेंगे, वेरियस डायमेंशंस पढ़ेंगे, राइट। तो फंक्शनल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मर्टन बोलते हैं कि फंक्शनैलिटी ऑफ किसी भी जो कल्चरल आइटम है, सोशल आइटम है, कल्चरल प्रैक्टिस है, सोशल प्रैक्टिस है, या फिर कोई भी एक्ट हो गया, राइट, या फिर पार्ट और सब पार्ट और कोई भी फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी ऑफ एनी एक्ट, राइट, any aspect of society or act of individuals of any aspect, ठीक है, it should be analyzed, right, from the perspective of observer and not the participant। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी आपका मर्टन क्या बोल रहे हैं कि हम क्या है, सोशोलॉजिस्ट क्या है, सोशोलॉजिस्ट क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है, राइट, ही इज एन ऑब्जर्वर, राइट, ही इज एन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो बोल रहे किसी भी चीज का फंक्शन, किसी एस्पेक्ट का, किसी आइटम का, पार्ट का, सब पार्ट का, कल्चरल प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का फंक्शन कहां से होना चाहिए, इट शुड बी, फंक्शनैलिटी शुड बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजिस्ट और एन ऑब्जर्वर एंड नॉट द फ्रॉम द पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, राइट। ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस आइटम में, पार्टिसिपेंट जो उस आइटम में या फिर उस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसकी आप फंक्शनैलिटी देख रहे हो, राइट। तो जो ये फंक्शनैलिटी है, इट शुड नॉट बी सीन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेंट, रादर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। नाउ इसका क्या मतलब है, सी वो बोलते हैं लेट अस कंसिडर कि मैरिज, राइट, मैरिज एग्जाम्पल मैरिज। नाउ पर आपको मैरिज की फंक्शनैलिटी देखनी है, राइट। तो ये नहीं देखना आपको, रिसर्चर को क्या नहीं देखना फंक्शनल एनालिसिस करते हुए कि व्हाई अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, व्हाई अ पर्टिकुलर, राइट, अ स्पेसिफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर, कि वो इंसान मैरिज क्यों कर रहा है, राइट, बाय अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंडिविजुअल enters into marriage, राइट। हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट मीनिंग्स और मोटिव्स हो सकते हैं एज टू व्हाई दे आर एंटरिंग इनटू मैरिज। एक बंदा मैरिज इसलिए कर रहा है बिकॉज ही और शी माइट डीपली इन लव एंड ही वांट्स टू सेटिस्फाई द लव और द सेक्सुअल नीड्स, राइट। सेकेंड पर्सन माइट बी एंटरिंग इनटू मैरिज मे बी कि उसको उस मैरिज से कुछ क्या है, फायदा होगा, राइट। आपने देखा होगा कि कुछ सम मैरिजेस आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, राइट, उससे कुछ उसको फायदा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि उससे कुछ उसको डॉरी मिलेगी और उस डॉरी का यूज करके वो क्या है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, दैट इज व्हाई ही इज एंटरिंग इनटू मैरिज। और द गर्ल ही इज मैरिंग,
इज फ्रॉम बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, और वहां से क्या उसका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, राइट। ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है कि चलो मैरिज करनी है, एक पर्टिकुलर एज होगी, दैट इज वाई ही और शी इज मैरिंग, राइट। तो हर एक जो इंडिविजुअल उसके क्या है, डिफरेंट सब्जेक्टिव। तो हमें ये नहीं देखना कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्यों मैरिज करना चाहता, राइट। उसका सब्जेक्टिव प्री डिस्पोजिशंस, राइट, या हम बोल सकते हैं उसका क्या है, इंटरनल मीनिंग्स और मोटिव्स, इंटरनल मीनिंग्स एंड मोटिव्स as to why a certain person wants to enter into the institution of marriage, वो नहीं देखना हमें। उस मैरिज की उस इंडिविजुअल के लिए क्या फंक्शनैलिटी है वो नहीं देखनी है, राइट। दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट। सो दिस फंक्शनैलिटी इज नॉट सीन, शुड नॉट बी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट, राइट। इंटरनल मीनिंग्स और मोटिव्स क्या है, या उसकी इडियोसिंक्रेसीज क्या है, राइट। हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलरिस्टिक एस्पेक्ट से नहीं देखना, रादर हमें क्या है, ऑब्जर्वर के व्यू पॉइंट से देखना है, राइट। हमें मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, राइट। हमें क्या देखने हैं, ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, एंड नॉट द सब्जेक्टिव प्रेडिस्पोजिशंस, राइट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सी फॉर एग्जाम्पल मैरिज के ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के क्या है, आपके क्या है, फंक्शंस क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैरिज हमें देखता है, मैरिज क्या करता है, इट लेजिटिमाइजेज, इट लेजिटिमाइजेज सेक्स, राइट, लेजिटिमाइजेज सेक्स और सेक्सुअल एक्ट्स, ठीक है, इन द आईज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। प्लस नॉट ओनली दिस, ये जो सेक्सुअलिटी है, किसी भी इंडिविजुअल की सेक्सुअलिटी को क्या है, मैरिज क्या है, कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सेक्सुअल एडवेंचरिज्म करें, रादर आपकी ये नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, ये फुलफिल करनी है, बट इट शुड मीट सोसाइटल फंक्शंस, राइट। तो सेक्सुअलिटी इट इज कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, इट इज नॉट केओटिक और एनार्किक और सेक्सुअल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सेक्सुअल एडवेंचरिज्म, राइट। प्लस हमने देखा था कि मैरिज क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी लिंक कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब हमने मार्क्स और एंजल्स की बात की थी, राइट, उन्होंने बात की थी, मैंने आपको बताया था, When I was talking about primitive communism, therein I talked about कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इमरजेंस हुआ था, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली और मैरिज का भी इमरजेंस हुआ था, राइट। तो मैरिज मोनोगेमी किस लिए होती है, राइट, या फिर आप फीमेल की सेक्सुअलिटी क्यों कंट्रोल कर रहे हो, सो एज यू कैन डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि ये ऑफस्प्रिंग क्या है, ही इज माई चाइल्ड। तो उसके थ्रू क्या आप प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफर कर सके विद इन द फैमिली, राइट। सो यू हैव टू कंट्रोल द सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन, राइट। तो आपने प्रीवियस टाइम्स में पहले ज्यादातर क्या था, आपका पॉली एंड्री नहीं थी, पॉलीगाइनी ज्यादा थी, राइट। वो उसका रीजन क्या था, ड्यू टू दिस रीजन, और उसके बाद मोनोगैमी आई, राइट। तो इसका कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी लिंक कर सकते हो, राइट, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैरिज, दीज आर द ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब दीज आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, रादर इट इज नॉट सब्जेक्टिव, रादर दीज आर कॉमन टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स, राइट, दीज आर कॉमन टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक। नाउ इसी को फर्दर डेवलप करते हुए आपका मर्टन बोलते हैं कि तो हम किस चीज की फंक्शनैलिटी को ऑब्जर्व करें। हमने ये देखा कि फंक्शनैलिटी शुड बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। तो मैरिज का है, जो भी ऑब्जर्व करेगा यही उसको कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे, राइट। अगर आप सब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज देखोगे तो अगर इफ देयर आर 1000 इंडिविजुअल, देन देयर कुड बी 1000 डिफरेंट रीजंस एज टू व्हाई अ पर्टिकुलर पर्सन इज एंटरिंग इनटू मैरिज, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज टू दैट इंडिविजुअल, तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। वी हैव टू सी
फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्या है, ओवरऑल कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, नॉट फ्रॉम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. तो एवरीवन विल बी कमिंग टू द सेम कंक्लूजन दैट मैरिज हैज दीज एंड दीज फंक्शंस, राइट. तो किस टाइप की फंक्शनैलिटी, किस आइटम की, तो वो बोलते हैं किस एस्पेक्ट की फंक्शनैलिटी देखते हैं. ही सेज कि दोज प्रैक्टिसेस, दोज कल्चरल प्रैक्टिसेस और दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी विच आर पैटर्न्ड, राइट. हमने देखा था पैटर्न का क्या मतलब होता है, विच आर पैटर्न्ड, विच आर रेगुलर. Now this something which is patterned and regular, it is not limited to particular individual, rather it is it belongs to the entire society, right. अब पहले से उसको एक्सटर्नली डिफाइन किया गया है, राइट. समथिंग विच इज पैटर्न, रेगुलर और स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस और स्टैंडर्डाइज्ड, राइट. इन चीजों के क्या है आपको फंक्शनैलिटी देखनी है, ठीक है. तो इसका इसमें क्या क्या आ सकता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था रोल्स, सोशल रोल्स क्या है. सी एक्शन डायनेमिक हो सकता है, लेकिन सोशल रोल्स क्या है, दिस इज द एक्शन विच इज पैटर्न्ड, बिहेवियर विच इज पैटर्न्ड रेगुलर. आप वही बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट. इट इज अ पैटर्न्ड बिहेवियर, एक सर्टेन पैटर्न पे बेस्ड है, राइट. विट हमने समझा था पार्सन्स में, राइट. ऐसे ही कल्चरल पैटर्न्स और वैल्यू पैटर्न्स, इनकी फंक्शनैलिटी आप देख सकते हो, राइट. सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन कंस्टिट्यूट ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट. सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, it constitutes of individuals who are manifesting their behavior or action as per the roles assigned to them. तो यहाँ पे भी क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी पैटर्न एक्शन होता है, राइट. तो मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट, जिसमें आपने पैटर्न एक्शन देखना, राइट. ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज देखने उसके, ठीक है. नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जनरल व्यू, राइट. तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ, वी कुड से कि इट इज अ macro approach, right. It is a macro approach, it is not a micro approach. So structural functionalism of Merton is a macro approach, it is not a micro approach. However, आप बोल सकते हो कि पार्सन्स भी की भी मैक्रो अप्रोच थी ना. व्हाट इज द डिफरेंस, सी द डिफरेंस इज द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. हम पढ़ेंगे जब हम मिडल रेंज थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पे क्या है, पार्सन्स में लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बहुत आई था थ्रू वन सिंगल थ्योरी, ग्रैंड यूनिवर्सल थ्योरी. पूरा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, यूनिवर्सलाइजेशन और जनरलाइजेशन करना चाहते हैं. एंड ही वांट्स टू एक्सप्लेन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, ऑल द फीचर्स ऑफ सोशल रियलिटी एट ऑल लेवल्स विद दिस वन सिंगल ग्रैंड थ्योरी. लेकिन वो बोलते हैं नहीं, राइट. मैक्रो होना चाहिए, लेकिन आप एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ही पढ़ सकते हो, राइट. नॉट इंडिविजुअल, स्पेसिफिक इंडिविजुअल और उसके इडियोसिंक्रेसीज, बट एट लीस्ट पर्टिकुलर एस्पेक्ट विच इज पैटर्न, विच इज कॉमन टू ऑल द इंडिविजुअल्स. दैट इज व्हाई इट इज ऑब्जेक्टिव, राइट. ठीक. नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड क्या बात करते हैं आपका मर्टन. नाउ मर्टन टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज नोन एज द लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस, या फिर डिसफंक्शंस की भी बात करते हैं, राइट. और नॉन फंक्शंस की बात करते हैं. सो पर्टिकुलरली सेकंड पॉइंट में फंक्शंस की बात करूंगा, थर्ड पॉइंट में आई विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट डिसफंक्शंस एंड नॉन फंक्शंस, राइट. ठीक है. वो बोलते हैं व्हाट इज मैनिफेस्ट फंक्शन, राइट. मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब यह है कि जो पार्टिसिपेंट है या एक्टर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं या एक्टर्स हैं, राइट, दे आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. उनके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर पैटर्न्ड act, because this patterned act will be standardized practice, right. They are aware of the consequences, right. Consequences उनके मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो उनको पता है कि वो whether it is functional or dysfunctional, right. So it is
immediately visible to them, right? It is immediately visible. It is something which is manifest, right? Manifest मतलब it is visible. लेकिन वो बोलते हैं कि जो लेटेंट, जब हम बात करें लेटेंट फंक्शंस के, तो वो बोलते हैं लेटेंट फंक्शंस आर द अनइंटेंडेड, दे आर द अनइंटेंडेड, जिसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसमें अवेयर नहीं है पार्टिसिपेंट उसके बारे में, राइट? दीज आर अनइंटेंडेड, ही इज नॉट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, राइट? सो दीज आर हियर द participants, they are conscious of the consequences of their act, right? So that is why it is immediately visible or manifest. इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, it will be more clear, right? तो these are unintended, right? वो बोलते हैं these are hidden consequences, right? So participant is unaware of the consequences, right? Since because these are unintended, unaware, hidden, right? These are invisible consequences. ठीक है. अब वो बोलते हैं कि herein comes the role of a sociologist. Role of a sociologist. ठीक है. तो किसी भी एक्ट के, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के, किसी भी सोशल कल्चरल आइटम के, या किसी भी स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर सब पार्ट के क्या है, किसी भी उसकी फंक्शनैलिटी को क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को क्या है, उनकी डीप हिडन, राइट, इनविजिबल और लेयर्ड मीनिंग्स को क्या है, इनको कौन अनर्थ करेगा, राइट? इनको कौन अनर्थ करेगा? सोशोलॉजिस्ट और सोशल रिसर्चर, राइट? ही शुड अनकवर और अनर्थ द डीप हिडन मीनिंग और लेयर्ड मीनिंग्स ऑफ और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट, राइट? और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट, राइट? तो वो कौन करेगा? अनकवर्ड बाय सोशोलॉजिस्ट. ठीक है. तो सोशोलॉजिस्ट क्या है, इसका वर्क क्या है? टू गो बियॉन्ड कॉमन सेंस, लिंक इट टू सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस. कॉमन सेंस क्या है? खाली आप कॉमन सेंस के थ्रू क्या है, इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हो, विजिबल कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हो. लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, आपको हिडन कॉन्सिक्वेंसेस देखने, इनविजिबल और लेयर्ड कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, विच आर नॉट अपरेंट टू द पार्टिसिपेंट, राइट, विच गोज बियॉन्ड योर कॉमन सेंस, देन क्या है, इट इज द रोल ऑफ द सोशोलॉजिस्ट टू अनकवर और अनअर्थ दीज, राइट? सो it goes beyond common sense and you can look into sociology and common sense as well, right? So it is not superficial, sociology is not superficial, rather it is deep, it is critical, it is layered, right? ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, right? Now first example we will consider is Durkheim's टोटम वर्शिप. टोटम वर्शिप और इंतिचुएमा सेरेमनी लेते हैं हम. इसको हमने क्या बोला, इसको क्या टर्मिनोलॉजी से बोला जाता है? इंतिचुएमा और कलेक्टिव वर्शिप सेरेमनी, राइट? हमने पढ़ा था जब हम डोरखाइम पढ़ रहे थे. ठीक है. नाउ ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है, ये पैटर्न्ड एक्शन है, इसके पीछे इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या है, राइट? इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या है इस प्रैक्टिस का? इस प्रैक्टिस का इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है इज सिंपल रिलीजन, राइट? टू फॉलो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और टू इंडल्ज इन टोटेम वर्शिप, राइट? Right? They are worshipping their totem या फिर ancestor. ठीक है. This is what the participants
or the Arunta tribe who are participating in this Intichoma ceremony, this is what they believe to the intended consequence of their action, right? This is the intended consequence, this is the manifest function, right? Why is it a function? Because अगर आप पार्सन से लिंक करो, इसके थ्रू मैन क्या कर सकता है, ये जो एक्शन इसके थ्रू वो क्या है, उसका कैथेक्टिव ओरिएंटेशन है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, राइट? अपने इमोशंस को, राइट, टू शो द लव टू द गॉड, राइट? सो ये क्या है, इट इज बिकॉज इट इज फुलफिलिंग सर्टेन नीड्स और मोटिव्स ऑफ अ मैन, सो इट इज अ मैनिफेस्ट फंक्शन, दीज आर द इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। लेकिन वो बोलते हैं कि इसका डीप और हिडन मीनिंग क्या है, राइट? इसी का, इसको क्या है, आप इसी का लेटेंट फंक्शन, राइट, दिस इज द मैनिफेस्ट फंक्शन, अब इसी का लेटेंट फंक्शन देखते हैं। और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, राइट? दीज आर नॉट विजिबल, दीज आर नॉट विजिबल टू द पार्टिसिपेंट्स, राइट? और ये क्या है, वो बोलते हैं कि दिस इंतिचोमा सेरेमनी और कलेक्टिव वर्शिप सेरेमनी, इट जनरेट्स solidarity, unity among the participants, right? So this is the latent function which the individuals are not aware of, right? और उन्होंने क्या बोला कि in the under the guise of religion what they are worshipping their collective solidarity और unity, right? तो वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि वो बोलते हैं कि रिलीजन इज सोसाइटल वर्शिप, ये नहीं पता पार्टिसिपेंट्स को, दिस इज द लेटेंट और हिडन और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। तो इसको अनर्थ किया जब डुर्कहाइम ने, तो ही इज गोइंग बियॉन्ड कॉमन सेंस, डीप हिडन और इनविजिबल और लेड मीनिंग से वो निकाल रहा है, राइट? एंड दैट इज हाउ सोशियोलॉजी इज डेवलपिंग एंड दैट इज हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस, राइट? तो इसमें क्या है, सोशल रिचार्ज होता है, हमने देखा था, इट इज अ सोशल बैटरी, रॉबर्टसन स्मिथ इसको बोलते हैं, राइट? और कलेक्टिव अफर्वेसेंस, राइट? इतने हाई सेंटिमेंट्स होते हैं इसमें, ये सब हमने पढ़ा था। सो दीज आर द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज द लेटेंट फंक्शन ऑफ दिस टोटम वर्शिप और इंतिचोमा सेरेमनी, राइट? दिस इज द अब स्टैंडर्ड और रेगुलर और पैटर्न प्रैक्टिस दैट इज और कल्चरल आइटम दैट इज देयर इन द अरुंता ट्राइब सोसाइटी। नाउ apart from this, I want to give you one more example. Second I want to talk about is, इसी में ही डुर्कहाइम का ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? द फंक्शनैलिटी ऑफ पनिशमेंट, क्राइम और पनिशमेंट, उन्होंने बुक लिखी, इसको हम पढ़ेंगे, राइट? अभी पढ़ने वाले हैं, 2-3 लेक्चर बाद हम डेवियंस थियरी पढ़ेंगे और कैसे डेवियंस और पैथोलॉजिकल बिहेवियर को डुर्कहाइम देखते हैं। तो पनिशमेंट का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, राइट? जो पार्टिसिपेंट्स के लिए वो सोच रहे हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ पनिशमेंट, राइट? वो क्या है, इट इज टू पनिश द क्रिमिनल, टू पनिश द क्रिमिनल, राइट? तो वो उस पर्सपेक्टिव से क्या है उसको देखते हैं, राइट? टू काउंटर डेविएंस और पैथोलॉजिकल बिहेवियर, राइट? दिस इज द मैनिफेस्ट फंक्शन और इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ दिस रिप्रेसिव लॉ दैट वाज देयर in the small scale societies of wherein mechanical solidarity was prevalent, right? लेकिन इसका latent function क्या है और unintended consequences क्या है, इसके hidden consequence क्या है, right? वो बोलते हैं कि इससे क्या होता है, वो बोलते हैं कि it repairs and revitalizes the collective conscience, राइट? कलेक्टिव सेंटिमेंट्स वर हर्ट, सोसाइटी के कलेक्टिव सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे, राइट? कलेक्टिव सेंटिमेंट्स वर हर्ट और द वेरी एक्ट ऑफ पनिशमेंट इट ब्रॉट स्माइल, इट ब्रॉट जॉय टू द पीपल देयर, राइट? बिकॉज द criminal was punished, right? So it reaffirmed their faith
it reaffirmed their faith in collective conscience. Right, this is the layered meaning, right, this is the actual this unintended consequence, right. तो इससे क्या, सोसाइटी अपने कलेक्टिव मॉरल्स को और अच्छे तरीके से क्या है एस्टेब्लिश कर सकती है और उनको क्या, उनको और अच्छा इफेक्ट दे सकती है, राइट. सो बिकॉज हियर कलेक्टिव सेंटिमेंट्स विच वर हर्ट, राइट, सो इट रिपेयर्स और रिवाइटलाइजेस द कलेक्टिव कॉन्शियस. लोग फिर से उसमें कलेक्टिव मॉरल्स में बिलीव करना स्टार्ट हो जाते कर देते हैं, राइट. सो दिस इज देयर रीअफर्म देयर बिलीफ इन कलेक्टिव कॉन्शियस, राइट. इट ब्रिंग्स स्माइल्स and joy to the faces of the participants who are actually adhering to the collective conscience, who were manifesting normal behavior. So this is the latent functional. So we have already studied about two dimensions of structural functional approach of Merton, or functional paradigm that he put forward, right. Now let us take a look into the third dimension. ठीक है, this we have already studied, right. So I will be very quick to explain it. हमने क्या देखा था कि मर्टन बोलते हैं कि अगर किसी को भी फंक्शनल एनालिसिस करना है तो उसको फंक्शंस, he has to look into the functions as well as dysfunctions or non-functions of any particular act, item, aspect or sub part, right. तो फंक्शंस हमने देखा था पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी कल्चरल आइटम के, किसी भी एस्पेक्ट के और प्रैक्टिस के, या फिर सब पार्ट के और इंस्टीट्यूशन के, ठीक. और डिसफंक्शंस मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नॉन फंक्शन मतलब नो कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. इट डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन व्हाटसोएवर, ठीक है. तो हमें किसी भी एस्पेक्ट के तीनों चीजों को एनालाइज करना है, ठीक. फिर हमने बोला था इट इज फंक्शनल फॉर हुम, राइट. वन एस्पेक्ट माइट बी फंक्शनल फॉर टुवर्ड्स अनदर एस्पेक्ट एंड इट माइट बी डिसफंक्शनल टुवर्ड्स द अदर एस्पेक्ट, राइट. तो वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं. सो फंक्शनल फॉर हुम, तो यहाँ पे किसी भी फिनोमिनन, सोशल फिनोमिनन और सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट को अगर आपको उसकी फंक्शनैलिटी देखनी है, उसका फंक्शनल एनालिसिस करना है, तो उसको हम देखेंगे फंक्शनल फॉर हुम. तो यहाँ पे हमने देखा था कि 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, राइट. वेदर 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस, राइट. उसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस 3 लेवल पर होनी चाहिए. पहला, वेदर इट इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी एज अ होल, वेदर इट इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी एज अ होल, राइट. पूरी सोसाइटी के लिए फंक्शनल है या नहीं. अगर हम पूरे यहाँ पे हम क्या है, टोटल सोशल सिस्टम को वी आर टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन, तो द यूनिट ऑफ कंसिडरेशन इज सोसाइटी और टोटल सोशल सिस्टम. वेदर इट इज फंक्शनल और डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल फॉर पर्टिकुलर पार्ट, सब पार्ट और पर्टिकुलर यू कुड से सब सिस्टम या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट. दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस. तो दिस इज द हिरार्की. थर्ड इज यू हैव टू लुक इनटू इट्स फंक्शनैलिटी फ्रॉम वेदर इट इज functional or dysfunctional for individuals or not. So here I am not talking about a particular individual but individuals in general, right. तो आपको सोसाइटल लेवल के पे देखना है उसका फंक्शन, डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन. फिर उसको आपको सब पार्ट पे भी देखना है उस कल्चरल आइटम और एस्पेक्ट और सोसाइटल एस्पेक्ट और सोशल प्रैक्टिस का, पर्टिकुलर वेदर इट इज फंक्शनल और सब डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल फॉर अदर सब सिस्टम्स. फिर उसको वेदर इट इज फंक्शनल, डिसफंक्शनल, नॉन फंक्शनल टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स, राइट. तो 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस आपको करने हैं, राइट. दिस इज व्हाट वी लुक्ड इनटू, ठीक है. नाउ पार्सन्स बोलते हैं, फिर हमने देखा था इस पूरे आपको क्या है, इस सारी चीजों का क्या है, मैथ्स करना है, राइट. प्लस माइनस करना है, सारे फंक्शंस, डिसफंक्शन सबको ऐड करना है ऑल 3 लेवल्स पे. देन आपको देखना है कि नेट बैलेंस और एग्रीगेट ऑफ फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस. सारे फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका नेट बैलेंस लेना है, राइट. देन
हम ये देख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर कल्चरल आइटम और एस्पेक्ट और प्रैक्टिस और दैट पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ पार्ट वेदर इट इज ओवरऑल, वो ओवरऑल फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है, राइट। अगर वो ओवरऑल डिसफंक्शनल है, राइट, कुछ भी चीज क्या है ओवरऑल डिसफंक्शनल है, तो इसको बोलते हैं कि उसको उन्होंने, फिर हमने देखा था अलग पोस्टुलेट में, देन ही गिव द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल। हमें उसका फंक्शनल इक्विवेलेंट देखना चाहिए, फंक्शनल ऑल्टरनेटिव और फंक्शनल सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए, राइट। अगर वो क्या ओवरऑल डिसफंक्शनल है, वो कल्चरल प्रैक्टिस और सोसाइटल प्रैक्टिस और पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उसका ये फंक्शनल इक्विवेलेंट देखना चाहिए, राइट। एंड दैट should be replaced by this functional equivalent because it will be meeting the same needs but without any dysfunctions, without or limited dysfunctions, right, जिसका net balance ज़्यादा हो, meeting the same needs, ठीक है। तो इसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, सी यहां पे वो बोल रहे हैं कि here is talking about अगर डिसफंक्शन ज्यादा है तो बोलते हैं कि इट कॉजेज अ, अगर डिसफंक्शन है तो इट कॉजेज अ स्ट्रेन और स्ट्रेस ऑन द सिस्टम, सोशल सिस्टम पे स्ट्रेन और स्ट्रेस डालता है कोई भी चीज डिसफंक्शनल है। अगर उसका ओवरऑल जो इंटेंडेड ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या है, मैनिफेस्ट लेटेंट सब ऐड कर दोगे, ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेज इट इज नेगेटिव, इट इज इन द नेगेटिव, इट इज ओवरऑल डिसफंक्शनल, राइट। सो इट इज ओवरऑल हार्मफुल टू द सोसाइटी। तो क्या है, वो स्ट्रेन और स्ट्रेस डालता है सोसाइटी पे, राइट। एंड दिस स्ट्रेन और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए क्या है, आपको क्या है, सोशल चेंज लाना ही पड़ेगा। सोशल चेंज कैसे लाना पड़ेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसके फंक्शनल ऑल्टरनेटिव के साथ, राइट। दिस इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक। दिस इज द फोर्थ डायमेंशन, दिस इज द थर्ड डायमेंशन, सॉरी फोर्थ। मर्टन ठीक है, वो बोलते हैं कि मेरी जो माई ब्रांड ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म राइट, इसका कोई, इट हैज नो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, नो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, इसका कोई आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन नहीं है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। सी वो बोलते हैं कि माई स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, राइट, इट इज अ दिस फंक्शनल पैराडाइम दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड, राइट, this my structural functional approach, right, it is a tool of functional analysis, right, it is a methodology, right, जिसका अपना खुद का कोई intrinsic, it has no intrinsic its own आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, उसका खुद का कोई आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन नहीं है, बिकॉज ये क्या है, एक टूल है, इट इज अप्रोच, इट इज ए मेथोडोलॉजी, राइट। इस टूल को हाउ डज अ सोशियोलॉजिस्ट, राइट, हाउ डज अ सोशियोलॉजिस्ट यूज इस टूल को कैसे यूज करता है और अप्लाई करता है, राइट, इस फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को और इस टूल को और इस फंक्शनल पैराडाइम को एक सोशियोलॉजिस्ट कैसे यूज करता है और अप्लाई करता है, उस पे डिपेंड करता है, राइट, उसके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशियोलॉजिस्ट खाली, इफ अ सोशियोलॉजिस्ट ही solely
राइट, और मेजरली और मेनली ही फोकसेस ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट्स, राइट। वो इस रिसर्च टूल और मेथोडोलॉजी का यूज करके खाली किसी भी फिनोमिना के ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट्स, किसी भी सोशल फिनोमिना के खाली सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फिनोमिना, खाली फंक्शनल एस्पेक्ट्स देख रहा है, राइट, उसके खाली पॉजिटिव फंक्शंस देख रहा है, देन हम बोल सकते हैं कि उसकी क्या होगी, अल्ट्रा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी होगी, राइट, अल्ट्रा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, राइट, which is not accounting for, which is anti change and which is status quoist. तो this is why Parsons was criticized by Marxist, right, बिकॉज वो खाली पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज देख रहे थे, सिर्फ वो खाली उसकी यूटिलिटी देख रहे थे। तो सिंस इट इज यूजफुल, इट इज इंडिस्पेंसिबल, हमने देखा था पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, सिंस इट इज इंडिस्पेंसिबल इट कैन नॉट बी डन अवे विद, राइट, सो देयर इज नो सोशल चेंज विच इज पॉसिबल। तो अगर आप खाली इस एस्पेक्ट से देख रहे हो, फंक्शनल अप्रोच ऐसे यूज कर रहे हो, खाली फंक्शनल एस्पेक्ट से देख रहे हो, तो आपकी अल्ट्रा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी हो सकती है, राइट, ठीक है। अगर नाउ इफ अ सोशियोलॉजिस्ट is solely focusing on, right, अगर सोशियोलॉजिस्ट खाली solely किस चीज पे फोकस करेगा, if he solely focuses on the dysfunctional aspects, right, dysfunctional aspects of social phenomena, या फिर उसके खाली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इज मेनली फोकसिंग ऑन डायलैक्टिक्स, राइट, वो क्या कॉन्फ्लिक्ट के बाद ज्यादा सोच रहा है, राइट, बिकॉज इज फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जैसे कॉन्ट्राडिक्शंस वो के बारे में ज्यादा बात करेगा, राइट, जैसे मार्क्स बात करता है, राइट, वो खाली नेगेटिव फंक्शंस देखता है कैपिटलिज्म के, राइट, उसको नेगेटिवली उसके डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ही देखता है कैपिटलिज्म के, तो वो क्या है, डायलैक्टिक्स की बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट की बात, तो इसको वो बोल सकते हैं कि दिस इज अल्ट्रा रेडिकल आइडियोलॉजी, अगर वो खाली इसी पे फोकस करेगा, जैसे, राइट, सो ये मार्क्सिज्म, ये फंक्शनलिज्म है, ये मार्क्सिज्म है, दिस इज अल्ट्रा रेडिकल आइडियोलॉजी विच इज आर्गिंग फॉर कंप्लीटली ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म, राइट, और कंप्लीट स्ट्रक्चरल चेंज, और यहां पे कोई स्ट्रक्चरल चेंज की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या है, वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल का अप्रोच का यूज करके क्या है, दोनों चीजें वो अपने हिसाब से क्या है कर सकता है। इंट्रिंसिकली इट इज अ टूल और मेथड, जिसकी खुद की कोई आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। नाउ नाइफ कुड बी, इट इज अ टूल, राइट, तो आप उसको कैसे यूज करते हो, वेदर यू आर यूजिंग इट फॉर कटिंग वेजिटेबल और वेदर यू आर यूजिंग इट फॉर मर्डरिंग समवन, राइट, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। दिस टूल इज इम्प्लिसिटली, और इट हैज नो इंट्रिंसिक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, राइट, इट इज नॉट पॉजिटिव और बैड, इट इज नॉट गुड और बैड। ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हो, टेक्नोलॉजी इज नॉट इंट्रिंसिकली गुड और बैड, इट इज हाउ यू आर यूजिंग इट, दैट डिपेंड्स। सिमिलरली फॉर nuclear technology, whether you are using it for nuclear weapons or whether you are using it for making medicines or nuclear energy, ठीक। तो इस अप्रोच में अगर आप फिर थोड़ा सा कुछ मॉडरेट इसमें ये भी लेते हो, ये भी लेते हो, तो आपकी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी आएगी। तो इस फंक्शनल अप्रोच से क्या है, आप कंसेंसस भी एक्सप्लेन कर सकते हो सोसाइटी में, और साथ साथ कन्फ्लिक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो इन्होंने क्या है एड्रेस कर दिया कि जो फंक्शनल अप्रोच थी उसका ये वाला क्रिटिसिज्म, राइट। कन्वर्जेंस भी एक्सप्लेन कर सकते हो और डाइवर्जेंस भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। यूनिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हो एंड डिवाइड भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट।
इट डिपेंड्स ऑन द सोशल रिसर्चर. सो हम बोल सकते हैं कि दिस अप्रोच इज फ्लेक्सिबल, राइट. इट इज नॉट डॉगमेटिक, rather it is a very dynamic approach because it has no intrinsic ideological orientation and it could be used by plethora of sociologists depending on as to how they are conducting or approaching the functional analysis, on what aspects are they focusing on, whether they are focusing on positive aspects or the functions or negative aspects or the dysfunctions, right? So it all depends on them. So this methodology is in itself a very flexible, non-dogmatic, dynamic approach, right? Now we will be looking into, इसका एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा और अच्छा डिफरेंस, और द डिफरेंस वुड बी मोर अपेरेंट एंड क्लियर, राइट. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टॉक अबाउट कास्ट, राइट. अगर आप कास्ट के खाली फंक्शंस की बात करते हो, ठीक है, आप बात करते हो कि कास्ट क्या है, कास्ट लीड्स टू ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, हमने पढ़ा था, ठीक है. इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंट कास्ट आर परफॉर्मिंग डिफरेंट लेबर, राइट. और इनके भी आप बीच में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है, मतलब रेसिप्रोसिटी और एक्सचेंज है. डिफरेंट कास्ट आर एक्सचेंजिंग देयर सर्विसेज विद ईच अदर, राइट. रेसिप्रोसिटी एंड एक्सचेंज है, राइट. कास्ट आपको क्या है, ऑक्यूपेशन देता है और आइडेंटिटी देता है, ठीक है. तो आइडेंटिटी और करियर एंजाइटी नहीं रहेगी और आइडेंटिटी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. सो दीज आर द वेरियस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट. नाउ यू कुड ऑल्सो टॉक अबाउट द डिसफंक्शंस ऑफ कास्ट, द डिसफंक्शंस ऑफ कास्ट, ठीक है. तो इसमें आप क्या बात करोगे, कास्ट क्या है, इससे हिरार्की होती है सोसाइटी में, राइट. इससे क्या है, ऑपरेशन होता है लोअर कास्ट का बाय हायर कास्ट. इट इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन, इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच कैरेक्टराइज ऑपरेशन, इट इज बेस्ड ऑन हिरार्की. कास्ट लीड्स टू वायलेंस और सबऑर्डिनेशन ऑफ द लोअर कास्ट बाय द हायर कास्ट, राइट. इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है. तो जब आप इस पर्सपेक्टिव से कास्ट को देखोगे तो आपका, फॉर एग्जाम्पल लाइक गांधी जी बेसिकली was seeing caste from this perspective, और बोलते हैं कि अगर कास्ट इज इन itself नॉट बैड, रादर अनटचेबिलिटी उसकी एक जो फीचर है, वी हैव टू रिफॉर्म दैट, राइट. यहाँ पे अनटचेबिलिटी भी डाल सकते हो आप, राइट. तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी के बारे में, और कास्ट को बोलते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को ओवरथ्रो नहीं करना चाहिए. नाउ हाउ अंबेडकर इज लुकिंग एट कास्ट, अंबेडकर इज लुकिंग एट कास्ट इन डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स, राइट. तो वो क्या बोलते हैं, उनकी सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, राइट. कास्ट को बिल्कुल ओवरथ्रो कर देना चाहिए, स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना चाहिए, ठीक है. तो ये इस व्यू पॉइंट से भी आप देख सकते हो चीज़ों को, राइट. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ एंड फाइनल एस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शनल पैराडाइम, राइट. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ फंक्शनल पैराडाइम, ठीक है. तो पार्सन्स बोलते हैं कि जब एक सोशियोलॉजिस्ट, राइट, व्हेन ही लुक्स इनटू द लेटेंट फंक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चरल एस्पेक्ट और सोसाइटल प्रैक्टिस, और पार्ट और सब पार्ट उसके लेटेंट फंक्शंस देखता है, दैट इज ही इज गोइंग बियॉन्ड कॉमन सेंस. हमने देखा था वो डीप, हिडन, इनविजिबल और लेयर्ड मीनिंग्स क्या है, इनको क्या है, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है. तो वो बोलते हैं कि इससे क्या फायदा है सोशियोलॉजी को. वो बोलते हैं दिस लीड्स टू न्यू एरियाज ऑफ इंक्वायरी. मतलब आपको जब ऐसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने आएंगे तो आपका होराइजन और बढ़ेगा सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी का. यू विल गेट अवेयर ऑफ मोर सोशियोलॉजिकल इश्यूज दैट आर देयर.
these unintended consequences that are there, which the people or the sociologists were not aware of previously. So आपका क्या न्यू एरियाज ऑफ इंक्वायरी होंगे, राइट. प्लस इट विल लीड टू ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज. ठीक है. इसमें वो किसका एग्जाम्पल देते हैं, इसमें ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिस्ट, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उनका एग्जाम्पल देते हैं, राइट. थॉरस्टाइन वेबलन. ठीक है. थॉरस्टाइन वेबलन ने वो बोले कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, राइट. जस्ट वेट ए मिनट. Right. So Thorstein Veblen, he wrote. He's a noted American economist, right? And he wrote a book which goes by the name The Theory of Leisure Class. The Theory of Leisure Class. This is the book that he wrote. ठीक है. तो आप देखिए कि आपको नई नॉलेज कैसे मिलेगी इससे. और थियरी ऑफ लीजर क्लास में वो देखते हैं, ही लुक्स इनटू द लेटेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन, राइट. अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हो लग्जरी पे, लीजर पे, राइट, आपकी कंस्पिक्युअस कंजम्पशन है, इसका बहुत लेटेंट फंक्शन देखते हैं, राइट. हमें पता है कि जो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा कंजम्पशन का, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा कंजम्पशन का. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी कार बाय करते हो ना, द मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दिस कंजम्पशन, राइट, आपने कंज्यूम किया है कुछ, तो इसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा कि ये आपका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन. कार प्रोवाइड्स यू प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. या फिर आप बोल सकते हो टीवी की वजह से क्या है, आप यू कुड से कि कम्युनिकेशन, राइट, यू विल बी अवेयर ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकता है. ठीक है. थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स यू विल ऑल्सो गेट अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग देयर, राइट. फॉर एग्जाम्पल थ्रू मीडिया, राइट. और यू वुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, और उससे रिलेटेड कोई एस्पेक्ट्स हैं, राइट. ठीक है. लेकिन वो बोलते हैं कि जो इसका लेटेंट फंक्शन है कि लोग लीजर बेस्ड कंजम्पशन और कंस्पिक्युअस कंजम्पशन, राइट, वो क्या है, उसका लेटेंट फंक्शन क्या है कि इस कंजम्पशन के थ्रू क्या है, दे वांट टू असर्ट देयर, राइट, असर्शन ऑफ देयर सोशल स्टेटस. इसके थ्रू क्या है, वो अपने सोशल स्टेटस को पोर्ट्रे करना चाहते हैं और असर्ट करना चाहते हैं, राइट. ठीक है. उसकी नीड क्या है, असर्शन है, ये उसका फंक्शन है, नीड है. दिस इज द लेटेंट फंक्शन, राइट. फॉर एग्जांपल आईफोन, राइट. आईफोन के क्या है, वेरियस अपडेट्स आते रहते हैं एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय, राइट. और इवन दो दोज अपडेट्स क्या है, उसमें कुछ मेजर चेंज नहीं होता, लेकिन पीपल गो फॉर ब्रांड, राइट. दिस आईफोन ब्रांड, राइट, दिस ब्रांड बेस्ड कंजम्पशन. ठीक है. इट इज हाईली एक्सपेंसिव. द सेम फंक्शनैलिटी इफ यू लुक इट फ्रॉम manifest function from point of view could also be performed by comparatively cheaper Android phones, right. लेकिन iPhone it is a matter of status. इसके थ्रू आप अपना status assert करते हैं सोसाइटी में, where you stand in the social structure, right. So it is an assertion of your social status. ऐसी if you buy expensive cars, right, तो आप क्या करते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बॉट अ मर्सिडीज और अ रेंज रोवर,
instead of for example a Honda Civic, Honda City or a Creta, right? So same function could have been performed by those cars also, but why are you buying this Mercedes? Because through this you are asserting your social status. And how you are asserting your social status? You are uploading your pics, right? Uploading your pics on social media, Facebook and Instagram, right? ठीक है. So this conspicuous consumption का latent function क्या है? Assertion of social status, right? तो हमें क्या है, एक नया horizon of inquiry मिला और हमारी knowledge का expansion हुआ. ठीक है. Now this is the final dimension. ठीक. Now when you look into the latent functions, of any particular aspect of society or cultural social item, राइट, उसका अगर आप लेटेंट फंक्शन देखते हो तो इससे क्या होता है, इट मार्टिन बोलते हैं कि इट ऑल्टर्स द नोशंस ऑफ irrationality and immorality, right? And morality, for example, irrationality and morality. मर्टन ये पूछते हैं, अगर irrationality देखते हैं तो मर्टन आस्क अ क्वेश्चन, why does irrational or superstitious activities continue? कि ऐसा क्यों है कि irrational और superstitious activities continue? ऐसा रीजन क्यों है कि इरेशनैलिटी प्रेवलेंट है? ठीक है. तो बोलते हैं अगर आप खाली उसका मैनिफेस्ट फंक्शन देखोगे, राइट, तो उसकी कुछ यूटिलिटी आपको नहीं दिखेगी, उस इरेशनल प्रैक्टिस की कोई यूटिलिटी आपको नहीं दिखेगी. तो इसलिए आप बोलोगे इट हैज नो यूज, राइट, इट इज इरेशनल. ठीक है. आपका स्पेसिफिकली क्या है, वो बोलते हैं कि जो सेक्युलर रैशनलिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, वो इस व्यू पॉइंट से देखते हैं, देयर इन किसी भी चीज का और एस्पेक्ट का दे लुक इनटू द मैनिफेस्ट फंक्शंस और उसकी यूटिलिटी देखते हैं और उसको बोलते हैं कि उस प्रैक्टिस की कोई यूटिलिटी नहीं है, तो देन व्हाई इज इट स्टिल कंटिन्यूइंग? इट इज ओनली कंटिन्यूइंग ड्यू टू बीइंग सुपरस्टिशियंस और इट इज इररेशनल प्रैक्टिस, राइट. लेकिन मार्टिन बोलते हैं कि लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, he should go beyond common sense, he should unearth the reality. कुछ ना कुछ यूटिलिटी अगर हो सकती है तभी तो वो प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर रही हैं, राइट. तो ही गोज इनटू द डीप एक्सप्लेनेशन और वो एग्जांपल देते हैं होपी इंडियंस, राइट. दीज आर द रेड इंडियंस, राइट. अमेरिकन सोसाइटी में आपने पढ़ा होगा रेड इंडियंस, होपी इंडियंस. इनके कल्चर को वो स्टडी करते हैं, राइट. इनमें स्पेसिफिकली एक रिचुअल होता है, राइट. दे परफॉर्म अ रिचुअल ऑफ रेन डांस. ठीक है. तो ऑल द दिस ट्राइबल्स और दिस होपी इंडियंस दे गैदर एंड दे परफॉर्म दिस रिचुअल ऑफ रेन डांस, राइट. जहां पे वो क्या करते हैं, दे इन्वोक द रेन गॉड्स, राइट. ताकि क्या है, बारिश हो जाए, रेन हो जाए. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बेसिकली थ्रू स्मोक एंड फायर, राइट. बुशेस वगैरह को जलाते हैं, राइट. उसके अराउंड दे गैदर एंड दे डांस एंड तो ये जो स्मोक निकलती है, राइट, अल्टीमेटली वो सोचते हैं कि थ्रू दिस फायर, सी अगर मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया तो फायर क्या है, हम जो यज्ञ करते थे वो बोलते हैं कि जो फायर है उसके थ्रू ये जो स्मोक निकलती है, इसके थ्रू एक कनेक्शन बनता है बिटवीन अस हु आर डूइंग दिस यज्ञ और यज्ञ एंड द गॉड्स हु आर देयर इन द स्काई, राइट. तो ये क्या है,
it is a medium of communication wherein we are communicating with the gods, right? These evolutions are communication to the gods, right? तो बोलते हैं कि these smoke and fire, these are communication with the god. और smoke बोलते हैं कि ultimately क्या, वो सोचते हैं कि this smoke will ultimately turn into clouds, right? अगर गॉड को हम प्रोपिशिएट कर दिया हमने, राइट, गॉड को प्लीज कर दिया, इट विल अल्टीमेटली, दिस स्मोक विल अल्टीमेटली टर्न इनटू क्लाउड्स व्हिच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू रेन, राइट. लेकिन वो बोलते हैं, और सेक्युलर रैशनलिस्ट और साइंटिस्ट यही क्रिटिसिज्म देते हैं कि रेन डजंट ऑकर, रेन होती नहीं है इससे, राइट, और इट सेल्डम ऑकर्स, राइट, कभी कभी, और 99.99% ऑफ द केसेस क्या है, बारिश होती नहीं है. तो इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. देन व्हाई इज दिस, इसकी कोई अपरेंट और मैनिफेस्ट और विजिबल यूटिलिटी नहीं दिख रही है. देन व्हाई इज दिस प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यूइंग. तो वो बोलते हैं बिकॉज इट हैज लेटेंट फंक्शन और लेटेंट यूटिलिटी. एंड व्हाट इज दिस लेटेंट यूटिलिटी? वो बोलते हैं इससे क्या होता है, जो सॉलिडारिटी बढ़ती है सोसाइटी में, राइट, व्हेन दे गैदर टुगेदर, राइट, जैसे हमने पढ़ा था रिलीजन में, राइट, इंती चोमा सेरेमनी, व्हेन दे गैदर टुगेदर एंड डांस, राइट, इट क्रिएट सॉलिडारिटी विद इन द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट. और इससे क्या है, वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, द होपी कल्चरल आइडेंटिटी, वो भी क्या है, उसको असर्ट करते हैं, उसको क्या है, असर्ट करते हैं. And that is why this practice is still continuing, because it has latent functions, and only through sociological analysis, when we go beyond common sense, we will be able to unearth these these latent functions, and then we will know that these practices, which were termed as irrational and superstition, they were still continuing because they are rational. These activities are rational from the point of view, of the people of that culture. राइट. तो आप क्या है, वैल्यू जजमेंट्स पास मत करो कि दिस इज इररेशनल, रैशनल, रादर आप क्या है, उसके हिडन मीनिंग्स देखो, उसके लेटेंट फंक्शंस देखो, उसके लिए क्या है, दे आर रैशनल, राइट. एंड आई वांट टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर कंटेम्पररी एग्जांपल. आप यूज कर सकते हो, राइट. मैंने इससे पहले आपको सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात की थी, उसको मैंने लिंक किया था कैथेटिक, आपका कॉग्निटिव एक्शन, कैथेटिक एक्शन और एक्सप्रेसिव एक्शन, आपका इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, एक्सप्रेसिव एक्शन और मोरल एक्शन से लिंक किया था. सर्जिकल स्ट्राइक्स दैट कंडक्टेड बाय इंडिया, राइट. ऐसे ही these type of examples you should use, right. This is something which will set you apart from the rest of the people who are writing their answers, right. For example, secular rationalist और scientist क्या बोलते हैं, secular rationalist क्या बोलते हैं, holy, it means wastage of water, right. So इसकी कोई apparent rationality नहीं है. दिवाली, it leads to pollution, right. These are all the consequences. We are not kind of rejecting them, right. और वो ये भी बोलते हैं कि एनिमल्स को भी हार्म करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स को. दिस इज व्हाट पीपल टू ईट जस्ट बिफोर होली एंड दिवाली. तो इसको अगर आप ये एनालिसिस लगाते हो कि व्हाई इज दिस स्टिल कंटिन्यूइंग, बिकॉज दिस फेस्टिवल्स दे गिव चांस टू द हिंदू कम्युनिटी टू assert their Hindu identity, so it is functional to them, right. Hindu identity assert करने का मौका मिलता है उनको. that is why these are continuing. Plus it generates solidarity within the Hindu community or people of this religion, they are following the same cultural practices, solidarity भी. और इसी को आप लिंक कर सकते हो to the rising cultural Hindu nationalism in India, right. It is a reaction to the views of the secular rationalist, or you could say the scientist, right. तो secular rationalist को आप ऐसे criticize कर सकते हो. These might seem to be irrational, but these are activities which are rational from the point of view of the actors who are performing this activity, right. So it alters the notion of irrational. अगर आप ऐसे latent functions को निकाल के आओगे तो irrationality के concept को क्या है और notion को क्या है, it alters that, right. Then we will talk about morality.
ऑल्सो एक सेकेंड एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, राइट, बिफोर गोइंग इनटू दिस मोरालिटी. ट्रोब्रिएंड आइलैंड, राइट, ये ट्रोब्रिएंड आइलैंड्स हैं आपके इन द पैसिफिक ओशंस, राइट, पपुआ न्यू गिनी, राइट, ये जो नेशन है इसमें ये आइलैंड्स हैं, इनकी स्टडी कंडक्ट की थी मालिनोस्की ने, राइट. सो ऑल दीज आर कंडक्टेड बाय होपी इंडियंस एंड दिस इज बोथ दी स्टडीज आर कंडक्टेड बाय मालिनोस्की, राइट. ठीक है, तो जब इन्होंने इनकी स्टडी की, देन अगेन ही इज लुकिंग इनटू द इररेशनल प्रैक्टिसेस, द फंक्शंस, एंड ही कम्स अप विद द फंक्शंस ऑफ मैजिक. राइट, तो मैजिक को, ये जो मैजिक प्रैक्टिसेस जो यूज करते थे, ये जो रिचुअल्स कंडक्ट करते थे ट्रोब्रिएंड आइलैंड्स के ये जो ट्राइबल्स थे, इनको एक सोशल रिसर्चर थे जेम्स फ्रेजियर, राइट, जेम्स फ्रेजियर. ही सेड दीज एक्टिविटीज आर इररेशनल सुपरस्टिशन बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीव्स एंड दे आर हैव नो यूटिलिटी, राइट. सो वो बोलते हैं दीज आर basically conducts this is spurious science or this is pseudo science, right. तो इसको ऐसे करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. लेकिन वो बोलते हैं मालिनोस्की, नहीं, ये यही पूछते हैं मालिनोस्की, व्हाई आर दिस इरेशनल प्रैक्टिसेस स्टिल कंटिन्यूइंग, राइट. और इसी को लिंक करते हैं मार्टिन लेटन फंक्शन से. बोलते हैं देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ मैजिक विच आर नॉट अपरेंट, विच आर नॉट विजिबल, नॉट मैनिफेस्ट. और वो बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल फिशिंग करने से पहले क्या है, ये लोग रिचुअल कंडक्ट करते थे, राइट. पैसिफिक ओशन में जाने से पहले दे कंडक्ट रिचुअल, राइट. और वो बोलते हैं ये रिचुअल जो है फिशिंग किस टाइम पे कंडक्ट किया जाता है, सी जब लगून फिशिंग होती है, राइट, लगून फिशिंग मतलब जब आप खाली शैलो वाटर्स में जाते हैं, राइट, डीप वाटर्स में नहीं जाते हैं. तो जब शैलो वाटर्स में जाते हैं आप, सी शोर से दूर नहीं जाते हैं, यू आर डूइंग लगून फिशिंग, राइट. तो यहाँ पे क्या है, कोई रिचुअल नहीं कंडक्ट किया जाता, कोई रिचुअल कंडक्ट नहीं किया जाता, ठीक है. और बोलते हैं जबकि आप डीप सी फिशिंग में जाते हैं, राइट, व्हेन दीज पीपल और ट्राइबल्स दे गो फॉर डीप सी फिशिंग, राइट. तो वहां पे क्या है, दिस रिचुअल और मैजिक इज परफॉर्म्ड. वो बोलते हैं ऐसे क्यों है, वो बोलते हैं इसी यहाँ पे मैन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और मैन की एबिलिटी ऐसी है, राइट, कि यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है. देयर इज नो डेंजर, देयर इज नो डेंजर, राइट. देयर इज नो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, नो डेंजर, देयर इज नो अनप्रिडिक्टेबिलिटी. whereas if you go into the deep sea, there is danger of life, there is danger to life, right. There is so much uncertainty, right, there is so much fear, and that is why you need this ritual, this magic or this invocation to gods, right, because this religion or magic will give you, this is a latent function, it will give you, provide you confidence. Once you conduct this ceremony, the confidence आ जाता है उन लोगों में, right, whether this is actually useful or not, but it provides confidence to them and they can venture into deep seas, and that they, from that they could manage their livelihood, right. So it is, which seems to be a irrational practices, rather it is rational from their viewpoint, right. So it alters the nations of irrationality, right. So these two examples I wanted to give you. Now morality, ठीक है. वो बोलते हैं कि सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी आर इमोरल, right, but he asks why does these immoral activities continue, why do these immoral activities continue, because इसको क्या है, सोसाइटी ने तो मॉरल क्रिटिक दिया हुआ है, सोसाइटीज ने इसको मॉरली रिजेक्ट किया हुआ है, देन व्हाई डज दिस प्रैक्टिसेस कंटिन्यू. तो यही बोलते हैं बिकॉज दिस इमोरल एक्टिविटीज परफॉर्म सम फंक्शंस, राइट, some latent or manifest functions, right, it has some utility. अगर आप कुछ इमोरल एक्टिविटी कर रहे हो,
अगर वो कोई नीड फुलफिल करता है, उसकी कुछ यूटिलिटी है, राइट, तो वो बोलते हैं कि ये जो एम्प्टी क्रिटिक है, ये जो खोखलापन है, या मॉरल क्रिटिक दे रहे हो लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपके पास क्या है, जब तक कोई फंक्शनल इक्विवेलेंट नहीं है तब तक आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बट यू आर गिविंग द एम्प्टी मॉरल क्रिटिक, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स अबाउट व्हाई इज करप्शन स्टिल प्रेवलेंट। करप्शन अभी प्रेवलेंट क्यों है सोसाइटी में? बिकॉज करप्शन हैज सर्टेन फंक्शंस टू परफॉर्म, राइट, इवन दो इज अ डिसफंक्शंस, राइट, इसके कुछ डिसफंक्शंस है, राइट, बट इट डज स्पीड वर्क, राइट, आपको काम करवाना है, जल्दी से जल्दी करवाना है तो वो पॉसिबल है। तो जो अदरवाइज इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, इट गेट्स वेरी एफिशिएंट इफ यू ब्राइब देम, राइट, सो दिस इज स्पीड वर्क। We are not looking into the dysfunctional consequences. We are talking about why is this immoral practices still continuing, right? Because it performs, it has some functions. ठीक है। And also, अगर आप देखोगे जब रिसेशन आया था, राइट, इंडिया उस रिसेशन में से, वाई इंडिया के ऊपर जो 2007-8 का रिसेशन था उसका डीप इम्पैक्ट क्यों नहीं था? तो ये बोला जाता था कि करप्शन उस टाइम पे इतना था कि देयर वाज सो मच ब्लैक मनी विच वाज फ्लोटिंग विद इन द इकोनॉमी, राइट, रियल एस्टेट भी उस टाइम पे बूम पे था, देयर वाज सो मच ब्लैक मनी विच वाज फ्लोटिंग विद इन द इकोनॉमी, कि उसकी वजह से आपका डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था इस रिसेशन की वजह से, राइट। तो इसका क्या है, इतना ज्यादा इंपैक्ट आपको इंडिया में देखने को मिला। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वाज गिवन, राइट, ठीक है। तो करप्शन का कुछ आप ऐसे काम करवा सकते हो जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं थे, राइट, एंड तो दैट इज व्हाई इवन दो इट इज एन इमोरल एक्टिविटीज, इट इज डिसफंक्शनल ऑल्सो, राइट, बट इसका कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। अगर इसी नीड को आप नहीं फुलफिल कर सकते हो, सोसाइटी का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, अगर ब्यूरोक्रेसी स्पीड वर्क नहीं कर सकती है, उसको नहीं फुलफिल कर सकती है, राइट, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है, राइट। और वो मशीन पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, राइट, पॉलिटिकल मशीन ऑफ अमेरिका, उसकी भी बात करते हैं इसको एग्जांपल को समझाने के लिए, राइट। सो दिस इज द फंक्शनल पैराडाइम, दिस इज हाउ अ सोशल रिसर्चर शुड बी कंडक्टिंग अ फंक्शनल एनालिसिस, राइट, यूजिंग ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स or all these dimensions in mind, and that is how his approach is not dogmatic, rather it is very flexible. It does not explain only consensus, it also explains conflict. It does not explain convergence but divergence as well, not only unity but divide as well, right. So it is a very flexible approach, and that is how he reformulates structural functionalism through codification. Now through codification, right, of this functional paradigm, he addresses the shortcomings that were there or the inefficiencies that were there within the classical functionalism. And that why is it still structural functionalism? Because you are still doing functional analysis, you are observing it from functions and dysfunction or non-functional point of view, from latent and manifest functions point of view, right. So this is the functional paradigm. In next lecture, we'll be studying about the middle range theory of Archimerton.